हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नेट अचीवर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का फुल फ्लैश्ड कोर्स स्टार्ट किया मैंने, जहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक्स के हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ाऊँगा। कोई भी टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं और सारी चीज़ अच्छे से कवर करेंगे। मैं आपको डिस्कशन करूँगा, डाउट क्लासेस आपके अटेंड करेंगे हम, और बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पे स्टार्ट किया है मैंने। आप सारी चीज़ की फैसिलिटी आपको मिलेगी। आपको करना क्या है, इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूँ, नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा नाम अंकित कुमार है। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, यूजीसी नेट में वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का। तो आप चाहे तो वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे रेफरल कोड को यूज़ करके आप वहाँ पे 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो आप अनअकैडमी पे जाके भी कोर्सेज चेकआउट कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई होता क्या है। इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करूँगा। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको आरबीआई की हिस्ट्री पढ़ाई थी। आज हम आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 19 था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए इसके ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ये The general superintendence and direction of affairs of the Reserve Bank of India are vested in the Central Board of Directors। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है, जो आरबीआई उसे मैनेज करता है। आरबीआई इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच कंसिस्ट ऑफ, यहाँ 20 नहीं होगा 21 होगा, इसको ये चेंज कर लीजिएगा, 21 होगा। देयर आर 21 मेंबर्स एज डिटेल बिलो। ठीक है, यहाँ 21 होगा, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट, अ गवर्नर। सबसे पहले एक गवर्नर होता है किसी भी आरबीआई का। आरबीआई का गवर्नर होता है जिसका टाइम पीरियड 5 ईयर होता है। आपको ये बताना है कि प्रेजेंट गवर्नर कौन है। मैं आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट गवर्नर अभी के टाइम पे शक्तिकांत दास, मिस्टर शक्तिकांत दास जी अभी प्रेजेंट गवर्नर है, जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 से उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था। और प्रीवियस गवर्नर कौन थे आरबीआई को, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले आरबीआई का जो मेंबर ऑफ होते हैं उसमें होता है गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं जो अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, पहला होता है गवर्नर, फिर होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर जिनको अपॉइंटमेंट जो होती है इनकी वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आते हैं डायरेक्टर्स, ईच नॉमिनेटेड बाय द फॉर लोकल बोर्ड्स। जो 4 डायरेक्टर्स होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर आते हैं हम 10 अदर डायरेक्टर्स। जो 10 अदर डायरेक्टर्स होता है उन्हें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, और ये अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट किया जाता है इनको अलग अलग डायरेक्ट एक्टिविटीज़ के लिए। फिर आते हैं 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं इनको एक्चुअली अपॉइंट करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये चीज़ याद रखिएगा, जो दो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं इनको अपॉइंटमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। अब हम आगे इसका ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका होता है क्या है। सबसे ऊपर होते हैं गवर्नर, गवर्नर के बाद होते हैं डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर के बाद एजुकेटिव डायरेक्टर्स, उसके बाद होता है प्रिंसिपल चीफ मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ। तो ये चीज़ होते हैं। यहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं, समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको सेंट्रल बोर्ड डिस्क्राइब किया कि 21 मेंबर्स होते हैं। अब हम इसे अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करूँगा थ्योरी के हिसाब से कि कौन कौन मेंबर होते हैं और किनका कितना टाइम पीरियड होता है। सबसे पहले यहाँ देखिए, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑफ द बैंक, इट्स एजुकेटिव अथॉरिटी और उसके एजुकेटिव अथॉरिटी के। द गवर्नर कैन इरेज एक्सरसाइज ऑल द पावर विच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बैंक अंडर द एक्ट। जो गवर्नर होता है उसके पास पावर होता है एक्सरसाइज ऑल द पावर विच कैन एक्सरसाइज्ड बाय द बैंक अंडर द एक्ट। The power subject to the regulation made by the central board of director from time to time। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो रेगुलेशन होते हैं वो पावर को सब्जेक्ट करता है गवर्नर। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द डिप्टी गवर्नर एंड एजुकेटिव डायरेक्टर असिस्ट हिम। गवर्नर के साथ जो डिप्टी गवर्नर होते हैं और एजुकेटिव डायरेक्टर होते हैं वो गवर्नर को असिस्ट करते हैं उनके ड्यूटी और परफॉर्मेंस में। Each deputy governor is responsible for certain specific operation of the bank। तो जो भी डिप्टी गवर्नर होते हैं उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑपरेशन ऑफ द बैंक का। द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। देखिए जो गवर्नर होते हैं और डिप्टी गवर्नर इन दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनका टाइम पीरियड होता है 5 ईयर, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता और इन्हें रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है। सो दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर 10 डायरेक्टर्स। मैंने आपको बताया था देयर आर 10 डायरेक्टर्स जिसको नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। इनका टाइम पीरियड जो होता है वो 4 ईयर होता है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर देयर रिटायरमेंट बाय रोटेशनल एंड ईच एवरी 2 डायरेक्टर सेल रिटायर। तो इनका जो एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है रोटेशनल रिटायरमेंट होता है। एवरी 2 डायरेक्टर सेल रिटायर एट द सेम टाइम और ईच डायरेक्टर इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। इनका भी सेम है, जो डायरेक्टर होता है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। There are local board of 4 region of the country such as Western, Eastern, Northern and Southern region। 4 रीजन है जिनके अलग अलग रीजन है 4। और जो हेड क्वार्टर होता है लोकल बोर्ड्स का वो सिचुएटेड है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, आपको याद रखना है कि 4 जोनल ऑफिस। तो आपको याद रखना है जब 4 जोनल ऑफिस आएगा ऑफ आरबीआई तो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। ईच लोकल बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर। ऑल द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो लोकल बोर्ड होता है उसको कंसिस्ट करते हैं 5 मेंबर और उन सब की अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। द मेंबर शुड अपॉइंट और रिप्रेजेंट एज फार पॉसिबल टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंड इंडिजीनियस बैंक। मैंने आपको बताया था कि जो भी ये मेंबर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ये अलग अलग फील्ड, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और कोऑपरेटिव और इंडिजीनियस बैंक से होते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे। द मेंबर ऑफ लोकल बोर्ड आर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो 4 ईयर के लिए होती है और दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनको भी एलिजिबल माना जाता है रीअपॉइंटमेंट के लिए और दे एलेक्ट फ्रॉम देमसेल्फ 1 पर्सन एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। वो उनमें अपने में से किसी एक पर्सन को चेयरमैन ऑफ द बोर्ड भी चुन सकते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड मीट एट लीस्ट 6 टाइम इन अ ईयर नॉट लेस देन वंस इन अ क्वार्टर। अब एक चीज़ समझिएगा, जो मीटिंग होती है ये कमिटी मेंबर्स की और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है वो एटलीस्ट 6 टाइम होनी चाहिए इन अ ईयर। मतलब साल में 6 बार मीटिंग होनी चाहिए और कम से कम 1 क्वार्टर में 1 बार। तो ये चीज़ इनका एक रूल होता है जो फॉलो किया जाता है। डिप्टी गवर्नर एंड ऑफिशियल डायरेक्टर में अटेंड द मीटिंग ऑफ बोर्ड बट दे हैव नो अथॉरिटी टू वोट। अब ये चीज़ यहाँ देखिएगा, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें जो डिप्टी गवर्नर होता है वो ऑफिशियल डायरेक्ट कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, बट दे हैव नो अथॉरिटी टू वोट। उसे अथॉरिटी नहीं है वोट करने का। वो मीटिंग अटेंड कर सकता है ऑफिशियली डायरेक्टर के तौर पे, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। और डिप्टी गवर्नर में एक्सरसाइज
द राइट टू वोट इफ ही इज ऑथोराइज्ड टू डू सो व्हेन द गवर्नर इज एब्सेंट। डिप्टी गवर्नर तभी राइट टू वोट कर सकता है जब उसके पास ऑथराइज्ड हो, या फिर उस टाइम पे गवर्नमेंट जो गवर्नर होता है वो एब्सेंट है, या फिर गवर्नर अगर नहीं होता है तो इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर द डिप्टी गवर्नर डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ गवर्नर एंड हैज़ अ राइट टू कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ बैंक। जब गवर्नर जो होते हैं अगर उनकी एब्सेंस है अगर, या फिर गवर्नर नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो डिस्चार्ज कर देते हैं ड्यूटी ऑफ गवर्नर्स को, और राइट होता है उनको, फुल राइट है कंट्रोल करने का आरबीआई को और ओवर द अफेयर ऑफ द बैंक। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मुंबई। तो ये चीज़ याद रखना है, जो सेंट्रल ऑफिस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो कहाँ पे है, आरबीआई का। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई अच्छे से समझाया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ क्लियर होने चाहिए। मैं एक बार आपको समरी अच्छे से वो कर देता हूँ। देखिए, आरबीआई को जो मैनेज करता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। एट प्रेजेंट 21 मेंबर हैं इस डायरेक्टर्स कमिटी में। जो गवर्नर होते हैं उनका 5 ईयर पीरियड होता है, और डिप्टी गवर्नर का भी 5 ईयर पीरियड होता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। 4 डायरेक्टर्स होते हैं जिनका नॉमिनेशन लोकल बोर्ड करती है, और 10 डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अलग अलग फील्ड से अलग अलग विभाग से उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। 2 गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जिनको अपॉइंटमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। तो ये सारी चीज़ थे। अब कुछ आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, वो चीज़ आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, आपको बताना है कि फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे ऑब्रेन स्मिथ। मेरी स्पेलिंग पे मत जाइएगा, और हैंडराइटिंग मेरी बहुत गंदी है, इसलिए आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, मैंने फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कहा, वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। इन्होंने 1935 से लेकर 1937, जो इनका कार्यकाल था वो 1935 से लेकर 1937 था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑसबोर्न स्मिथ। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख जी। सीडी देशमुख जी फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर थे। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। मैंने, देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑसबोर्न स्मिथ थे, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई सीडी देशमुख जी थे। इनका कार्यकाल था 1943 से लेकर 1949 तक। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चे ये भूल जाते हैं कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर तो सीडी देशमुख थे, तो वो भी फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई होंगे। ऐसा नहीं है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख जी हैं और फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑसबोर्न स्मिथ हैं। तो इस चीज़ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी टॉपिक था ये। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके से पूछ सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है इस कोर्स के रिगार्डिंग, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप कुछ चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में ये टॉपिक को ऐड करूं, ये ऐड करूं, या फिर आप कुछ और चाहते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, देखिए उसको ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ भी मिलती रहेगी, पीडीएफ्स प्रोवाइड करूँगा मैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, जो जितने भी एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू सीरीज़, उसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे देता हूँ। आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए पीडीएफ मिलता है, आपको जनरल जीएस के टॉपिक्स मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, और जो डेली अपडेटेड इकोनॉमिक्स के जो न्यूज़पेपर हैं, जो इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके भी जो
प्रिंट और नोट है वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तरफ से समझिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी फील्ड के हैं, किसी भी फील्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए वो टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ जाइए, आप डेली वहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक को पढ़िए और अपना कैरियर को इम्प्रूव कीजिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।